हे गाइस, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। हमने एशियंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुका है डे 1 में। आज हमारे क्या है, डे 2। आपको पता है लगातार डेली मैं क्लास लेके आऊंगी ताकि ये क्या है, रिवीजन बैच है। पूरा जितने भी जीएस जीके आपके करंट अफेयर्स है सब कुछ कंप्लीट हो पाए, जितना कंप्लीट हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, बाकी के सब्जेक्ट में जैसे आपको ध्यान देना मैंने बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, तो ये वैसे ही चलता हुआ चलेगा। जितने जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जितने क्वेश्चन पूछे गए, जो टॉपिक से इंपॉर्टेंट पूछा गया, मैं वही टॉपिक को सबसे पहले लूंगी, वो खत्म करने की कोशिश करूंगी। हम यहाँ पे देखो पूरी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। कोई स्किप नहीं होगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट है ना वो स्किप नहीं होगा, राइट। और जो स्टोरी बता सकती हूँ उतना स्टोरी बताऊंगी, ज्यादा डीप में नहीं घुसूंगी। ज्यादा डीप में आपको बाद में पढ़ाऊंगी, जब एक बार एग्जाम खत्म हो जाए ये वाला, उसके बाद डिटेल में भी एक बार कर लेंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा क्विक रिविजन करेंगे, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। हाँ, आज उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा जिन्होंने इससे पहले नहीं किया ना, उनके लिए भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इस बार आज स्टोरी की तरह ही पढ़ाऊंगी मेडिवल में, कैसे हमारे इंडिया में मुस्लिम्स सबसे पहले इन्वेट किया था, सबसे पहले कैसे आए थे, सारी चीजें एक एक करके हम आराम से डिटेल में ही देखेंगे, क्योंकि एक रिविजन बैच है, ठीक। तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा अगेन टाइम मिल रहा है तो दोबारा एक बार वीडियो देख सकते हो। आज हम पूरा जैसे आपको पता है एशियन पूरा खत्म हो गया, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया था, हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लिया, जैनिज्म के बारे में पढ़ लिया। आपको पता होगा मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब कुछ कवर किया है ना, कुछ भी स्किप नहीं किया। तो वैसे आज मेडिवल पढ़ेंगे। मेडिवल में आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम ने कैसे सबसे पहले इन्वेट किया था, कितनी बार अटैक किया था, किसने अटैक किया था, क्या फिर क्या चेंजेस आए थे उस वजह से, कौन सा बुक है वो सारी, ये सारी चीजें देखेंगे। और उसके अलावा आज पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद जो मुगल है ना, मुगल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, सिर्फ मुगल रहेगा। बाकी सब जिससे पहले जितने भी हैं बाबर के अटैक होने तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक अगर अभी तक आप देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, पूरा वीडियो देखो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मुझे पता चलेगा। इंडिया से मैंने पहले ही सब कुछ लिख के रख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, हमें एक सेकंड एक मिनट बचाने इस टाइम पे। तो मैंने प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिख के रख लिया। अभी आपको यहाँ पे देखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अभी समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, फास्ट समझाऊंगी लेकिन अच्छे से समझाऊंगी, और आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत सारी न्यू चीजें पता चलेंगी जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो। ओके, चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम मिडिवल में अर्ली मिडिवल पीरियड से स्टार्ट करेंगे। हम वो पीरियड देखेंगे जब हमारे इंडिया में जब मुस्लिम का अटैक हुआ था। फर्स्ट टाइम मुस्लिम का कब अटैक हुआ था, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें। तो आप मेरे साथ साथ चलो, कहाँ पे क्या दिखा रही देखो, उसके साथ साथ आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटे सब पॉइंट्स आप बना सकते हो यहाँ से, तो आपके भी छोटे नोट्स बन जाएंगे। प्रॉपर नोट्स तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन सारे जितने भी डेट्स हैं, जितने भी नाम है, जो भी बुक्स है, वो सारे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमें ये पता होना चाहिए, मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में कराऊंगी एक करके प्रॉपर तरीके से। लेकिन अभी एग्जाम के बाद, अभी एग्जाम आ रहे हैं 1 महीने में, तो हमें शॉर्ट में सब कुछ करना है, बहुत फास्ट करना है, तो हम डिटेल में तो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी लेके जा रही हूँ, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स की तरह, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि सबसे पहले 712 से 1200 तक अटैक किया था। यहाँ पे मेन 3 लोगों ने अटैक किया था, ठीक है। यहाँ पे मेन 3 लोगों ने अटैक किया। इनका नाम जानना बहुत जरूरी है, अगर कहाँ से आए ये जानना जरूरी है, इनके बारे में पूरा डिटेल जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया, प्यारा सा इंडिया, ये है पाकिस्तान। छोटा मैप बनाने की ट्राई करिए। यहाँ पे ईरान, ठीक है, ये ईरान आपको दिख रहा होगा। ईरान का नाम पहले क्या था? ईरान का पहले का नाम था पर्शिया। ओके, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पीएम बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, किंग को क्या बोला जाता है? खलीफा नाम दिया जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? खलीफा। तो यहाँ पे उस टाइम पे खलीफा कौन था? अल हजाज यूसुफ। इस ईरान को यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे अटैक करना था। अब ईरान को यहाँ पे क्या करना है? ईरान को चाहिए पैसे, ठीक है। जैसे ये जमीन एकदम बंजर पड़ा होता है, आज के टाइम पे भी ईरान में देखो कि आज वहाँ गाड़ियां चलने लगी तो वहाँ पे ऑयल निकल जाते हैं, लेकिन उस टाइम बिल्कुल बंजर हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे देखोगे इस साइड में, ये हमारा इंडिया एकदम फर्टाइल, यहाँ पे बहुत अच्छा था। सेम यहाँ पे था श्रीलंका, इसके नीचे श्रीलंका का पहले का नाम क्या था? सीलोन, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो ईरान है, जल्दी सुनो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ईरान का जो किंग है, उसने यहाँ पे 700 लोगों को भेजा था, यहाँ पे 700 लोग को भेजा था अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे पूरी 700 जितनी भी सेना है वो यहाँ पे जा चुकी थी। यहाँ पे जाके काफी दिन तक रहे, काफी अटैक हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ के जो श्रीलंकन है, यानी कि सेलोन के जो लोग हैं, उनकी सेना ने लड़ के उनको मार दिया। 700 लोगों को मार दिया। उसके बाद क्या बचा? मारने के बाद क्या हुआ, उनकी जो वाइफ है, जो विधवाएं थी, उनको वापिस ईरान भेजने का फैसला किया। उनके जितने भी इसके साथ उन्होंने जितने भी लूटपाट मचाए थे, वो सारे जेवर, सारे मोतियां
आपको जैसे पता है श्रीलंका मोतियों के लिए फेमस है, तो सारी मोतियां इन्होंने रख कर इन्होंने वापिस भेजने का सोचा। उसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 650 प्लस महिलाएं थी, फीमेल थी जो विधवाएं थी, उसी के साथ बहुत सारे ज्वेलरीज, मोतियां, ये सब वापस रख के भेज रहे थे। जब यहां से इन्होंने सेंड किया, यहां से जब इन्होंने भेजा, तो यहां पे तब यहां पे कोई है, यहां पे क्या, यहां पे एक थे लुटेरे, ठीक है। यहाँ पे ये जो लुटेरे हैं वो कहीं के लिए, जैसे इंडिया के, आप पाकिस्तान के, आप ईरान के ऐसे नहीं बोल सकते पर्टिकुलरली, ये लुटेरे होते हैं, कहीं कहीं भी आ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं से दूर से देख लिया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से ये जो शिप है या बोट है ऐसा समझ लो, इसको लूट लिया, इसको लूटा, और इनमें जो लेडीज थी उनको भी लूट लिया, उनके साथ उनको भी लेके चले गए, उनको भी अपनी बंदी बना के लेके चले गए। तो जब इस बारे में इनको पता चला, यानी कि अल हजाज को जब पता चला इस बारे में, तो उन्होंने सीधा ये कहा कि किस साइड के पास है, ये सिंध की बात है ना, सिंध के बॉर्डर की बात है। लेकिन ये सिंध वालों ने नहीं किया, ये किसने किया था, ये कोई लुटेरे थे, उन्होंने वो लूट के पैसे भी लूट लिया, और वो जो विधवाएं थी उनको भी लेके चले गए। और इस बारे में जब पता चला यहाँ पे अल हजाज को, तो सीधा जाके सिंध में बात करा। सिंध में उस टाइम पे किंग कौन था, दाहिर सिंह। कौन थे उस टाइम पे, दाहिर सिंह थे। ओके, और आपको ये भी याद रखना है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, हमारे सिंध में सबसे लास्ट हिंदू शासक कौन था, लास्ट हिंदू किंग कौन था, दाहिर सिंह, ठीक है। ये बात याद रखना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। तो इन्होंने जब इनसे बात करी, तो इन्होंने बोला कि हमें कुछ पता होता नहीं है, ये एक्चुअली किसी कोई लुटेरा था, लूट के चला गया, अब इसका कोई हमें मतलब नहीं है, इनसे तो हम बात भी नहीं कर सकते, ये मतलब इनसे हम बात करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, तो ये आपका काम है, आपकी प्रॉब्लम आप जानो, हमें नहीं पता। तो ये पीछे हटे दाहिर सिंह। तो इसके बाद क्या हुआ, दाहिर सिंह यहाँ चुप अपने जगह पे। फिर यहाँ पे ईरान के जो खलीफा है अल हजाज, उसने सोचा एक तो पैसे भी चला गया, ऊपर से इज्जत की बात है, ठीक है, यानी कि लेडीज भी जा चुकी हैं। तो यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बदला लेना पड़ेगा मुझे। जैसे कि आपको एक और बात बता देती हूँ, हमारे इंडिया में ना कभी भी ऐसे अटैक नहीं होता, उस टाइम तक ऐसे कभी अटैक नहीं हुआ कि रातों रात अटैक हो जाना, बिना बताए अटैक कर देना, तो ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। इन चीज के लिए हम कभी करते भी नहीं है, हम रेडी भी नहीं होते, और हम प्रेफर भी नहीं करते ऐसी चीजें। हम हमेशा धर्म युद्ध लड़ते हैं, जैसे कि प्रॉपर तरीके से 2 राजा हैं A B, तो ये पहले इससे पूछता है, फिर ये इनको बताता है, फिर सजेशन लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि ठीक है, अगर काम नहीं बन रहा, लास्ट ऑप्शन रखते हैं लड़ाई, और प्रॉपर तरीके से डे पे होता है और नाइट में खत्म हो जाता है। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से धर्म युद्ध चलता है हमारे इंडिया में यहाँ तक, इस टाइम तक। तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ था, दाहिर सिंह को भी ऐसे लगा अगर अटैक होगा भी तो डे लाइट पे होगा, और पहले बातचीत हो जाएगी, उसी के बाद अटैक होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन अल हजाज ने क्या किया, अल हजाज पे एक कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया। तो वो स्टोरी अभी आपको लग रहा होगा इनका नाम आया नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। जनरली आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा नाम ऐसा रट लिया, कब अटैक किया, कितनी बार अटैक किया, ऐसे रट लिया इन्होंने, आप लोगों ने, काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जनरली, फिर एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे मार्क कर। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये स्टोरी पता होगा ना छोटा सा, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको ये स्टोरी कभी भूलोगे नहीं, आप ये स्टोरी आप भूल नहीं पाओगे, है ना। स्टोरी हम बच्चों को जब बताते हैं, कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं, हमें आज तक याद है, छोटी से छोटी स्टोरी, जो कौवा वाली स्टोरी होती है, बंदर वाली स्टोरी होती है, तो सारी स्टोरी हमारे दिमाग में रहता है। हम बार बार रिवाइज स्टोरी करते हैं, हमें दिमाग में कैसे रहता है, क्योंकि हमने स्टोरी के फॉर्म में उसे याद किया था। स्टोरी के फॉर्म में करते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो ये यहाँ तक ये स्टोरी थी। तो इनका कमांडर था अल हजाज का कमांडर मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को अटैक करने को भेजा। जब ये यहाँ पे गया था, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ गया, इंडिया, सिंध प्रोविंसेस में गया था, ठीक है, यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने के बाद बहुत लूटमाट मचा है, बहुत ज्यादा। फिर वहां से इसने बहुत कुछ ज्वेलरीज लेके आए, फिर उसके साथ ही साथ 600 लेडीज भी लेके आ गए थे। जैसे इनका ऐसा था कि टिट फॉर टैट वाली सीन, जैसे बदला का बदला, है ना। जैसे इनको लगा, जैसे अल हजाज को लगा होगा कि ये जो लुटेरे हैं इनके साइड से आए हुए हैं, इन्होंने 700 या कुछ 650 लेडीज इन्होंने ले लिया, उनके साथ गलत किया, तो हम भी करेंगे, है ना। तो ये जो था, तो वैसे ही ने यहाँ के 600 प्लस लेडीज प्लस बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह लूट मार के आए रहते। प्लस ये भी याद रखना, दाहिर सिंह की 2 बेटियां थी, सूर्यवती, सोमवती, 2 बेटियां थी इनकी, दाहिर सिंह की सूर्यवती, सोमवती, ये 2 बेटियां थी, इनको भी लेके आ गए, इनको भी साथ में लेके आ गए थे। तो यहाँ पे लेके आए, इनके सामने रखा,
इनके सामने रखने के बाद ये जो हमारे ये जो अल-हजाज थे ये ओके खुश, क्योंकि ठीक है बदला का बदला हुआ कुछ, तो ये कैसे बदला, ये तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ओके तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, जब इसने पेश किया, कितने लेडीज को पेश किया, इसके सामने जाके पेश कर दिया कि मैं लूट के ये सब आया हूं। ओके तो जब पेश किया ये खुश, उसके बाद इसने ये दो बेटियों को अपनी बेटी जैसे माना, क्योंकि ये जो है ना मोहम्मद बिन कासिम, तो याद रखना ये कमांडर के साथ साथ इसका दामाद भी था, ठीक है, सन इन लॉ भी था, इसकी जो बेटी थी इसी का हस्बैंड था ये, तो दामाद भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को अपनी बेटी के साथ में रख देने लग गया, मतलब ये अल-हजाज को ना अपनी बेटी दिखने लगी सूर्यवती और सोमवती में। तो क्या हुआ, इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, ऐसे ऐसे इसी के वर्ड्स में बोला गया हिस्ट्री में। तो इन सूर्यवती सोमवती ने मिलके कहीं ना कहीं इसका ब्रेन वॉश किया, फिर ऐसे ब्रेन वॉश करके क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेटी मानते थे, तो ब्रेन वॉश करके ये दिखाया कि ये मोहम्मद बिन कासिम जो है बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है, बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है। तो दिखाते हुए एक दिन इसने इसका कत्ल करवा दिया। ओके हाँ, इसने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बहुत ज्यादा गलत है। फिर ये भी माना जाता है कि सूर्यवती का इन्होंने शादी भी करवा के दिया, अपने एज अ पापा के पोस्ट में इन्होंने शादी वादी करवा के दिया प्रॉपर तरीके से। ये अलग हिस्ट्री है, ठीक। ओके तो यहाँ पे हिस्ट्री खत्म। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, कब अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, एसएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, अब इंडिया में सबसे पहले किसने अटैक किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब अटैक किया था, 712 में। कितनी बार अटैक किया था, सिर्फ एक बार, क्योंकि उसके बाद मर गया ना वो, तो सिर्फ एक ही बार अटैक किया था। और एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है, जिसने अटैक किया कहां से अटैक किया, वो कहां का था, पर्शिया यानी कि ईरान। उस टाइम के पर्शिया, इस टाइम का ईरान। ओके वहां के किंग को क्या बोलते हैं, खलीफा। खलीफा कौन था, अल-हजाज यूसुफ। ओके राइट। कहां अटैक किया था, सिंध। सिंध में राजा कौन था, दाहिर सिंह। इतना कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गया सिर्फ इस टॉपिक पे, आपको बहुत अच्छे समझ में आगे होगा। अगर आप रटने बैठते हैं ना यहाँ पे इसके दाहिर सिंह है, दाहिर सिंह में अटैक किया, ये सब ना पढ़ते हुए दाहिर सिंह ऐसे याद करो, नहीं होगा याद। आपको ऐसे कहानी की तरह याद करो तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। दोबारा एक बार बताती तो अच्छे समझ लो। ने स्टोरी अब समझा रही, स्टोरी नहीं समझा रही, बस मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। ईरान में जो खलीफा था, खलीफा का नाम था अल-हजाज यूसुफ। उसका कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम। उसने अटैक किया था सिंध में। सिंध का राजा था दाहिर सिंह, उनकी दो बेटियां थी सोमवती और सूर्यवती, और इस पे अटैक किया था। तो कितनी बार अटैक हुआ, एक ही बार अटैक हुआ। कब अटैक हुआ, 712 में। ये फर्स्ट टाइम अटैक था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या देख, यहां तक क्लियर। आप देखो ये सारी चीजें हमें पता कहां से चली, ये जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, ये कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बुक में लिखा होगा। ये कहां से मुझे पता चला, कहां से सबको पता चला, इसके बारे में पता चला। एक बुक का नाम है चचनामा। क्या बुक का नाम क्या, चचनामा। किसने लिखा था, राइटर इज अननोन, ठीक है। मतलब ये बुक जिसने लिखा उसने नाम लिखना ही भूल गया शायद, इट इज रिटन बाय अननोन। ये पता ही नहीं किसने लिखा है, लेकिन इसको ट्रांसलेट जरूर किया गया। पर्शिया में किसने किया था, अल्बाकर कुफी ने इसको ट्रांसलेट जरूर किया था इस बुक को पर्शिया में। अगर चचनामा का राइटर पूछे कि किसने लिखा, तो यहाँ पे आएगा अननोन। ओके तो इसको ट्रांसलेट कौन सी भाषा में किया गया, पर्शिया में किया गया। पर्शिया में किया, तो किसने किया था पर्शिया में, अल्बाकर कुफी ने किया था। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड चीज। अब क्या होगा सेकंड में, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सेकंड चीज है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ है, ये आपका पता है। जैसे ये हमारा हो गया सिंध, पाकिस्तान है ना। उस टाइम पे ये पूरा ही इंडिया भारत होता था, जैसे कि आपको पता है पूरा पाकिस्तान, सिंध प्रोविंसेस वगैरह। ये ईरान है, तो यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। अब गजनी में एक किंग हुआ करता था, उसका नाम क्या था, जुबुकिन। तो उसने क्या सोचा था कि पैसे वैसे कुछ नहीं है, चलो कुछ लूट के आओ। याद रखना ये चीज, हमारे इंडिया में ना इससे पहले तक बहुत ज्यादा लेडीज को दर्जा मिलता था, रेस्पेक्ट का, ठीक है। हमारे इंडिया में कभी भी लेडीज को एज अ स्लेव कभी नहीं देखा करते थे। तो ये जो स्लेव वाली चीजें और एज एसेट्स, एज अ थिंग्स वाली चीजें, जो यूज करने वाली चीजें जो हैं, वो इसी टाइम से यहाँ से देखने को मिलता था। ये ईरान ऐसे कंट्रीज में देखने को मिलते थे उस टाइम पे। मैं अभी के टाइम की कुछ भी बात नहीं कर रही, ये सारी चीजें उस टाइम की बात हो रही है, राइट। तो आप कुछ कंपेयर मत कर लेना। तो यहाँ पे स्लेव वाली चीजें और गर्ल्स को एज एसेट्स की तरह समझने वाली जो चीजें हैं, जो यूज करने वाली चीजें, तो थिंग्स की तरह यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हमारे इंडिया में लेडीज की ऊंची दर्जा थी उस टाइम पे, तो ये सब नहीं हुआ करता था। ये सारी चीजें यहीं से स्टार्ट हुआ है।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे गजनी में कौन था, सुबुगीन था। सुबुगीन का 2 बेटा था, कौन, मोहम्मद गजनवी और दूसरा इस्माइल। 2 बेटा था, कौन कौन, मोहम्मद गजनवी, इस्माइल। मोहम्मद गजनवी बड़ा था, इस्माइल जो था वो छोटा था। और इस्माइल जो था वो थोड़ा सा ना मेंटली स्टेबल नहीं था, मेंटली नॉट, ही वाज नॉट इन गुड कंडीशन। ओके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोहम्मद गजनवी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने जैसे ही कहा था यहाँ पे पैसे वैसे नहीं है, कुछ खास पैसे वैसे नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि चलो लूट के आओ। इनके पास पैसे नहीं है, सेम इन्होंने भी तो यही किया ना, कुछ नहीं है तो चलो यहाँ लूटने चलो सेलोन में। वैसे इन्होंने सोचा कि चलो आप कहाँ लूटने चले, आप इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम चलते हैं पर्शिया, यानी कि ईरान चलेंगे लूट वाट में। उनके पास बहुत पैसे, क्योंकि यहाँ से थोड़े से पैसे मिले, यहाँ से लूट लाट के पैसे मिले हैं, तो एक काम करते हैं ईरान को लूटने चलते हैं। फिर इन्हीं का कोई मिनिस्टर है, मोहम्मद गोरी का कोई मिनिस्टर है वहां पे, उन्होंने कहा कि ना 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 यहाँ मत करो, आपको अगर करना भी है ना इंडिया में करो, क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन इंडिया वाले लोग बहुत ज्यादा पैसे हैं इनसे, काफी ज्यादा है। इन्होंने जो लिया है ना वो कहाँ से लिया, इंडिया से लिया। तो अच्छा होगा अगर इंडिया में अटैक करेंगे तो ज्यादा अमाउंट मिलेगा और इजी वे में मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत दयालु टाइप है, तो मिल जाएगा। तो और यहाँ पे अटैक करना भी इजी है, ऐसा इनके साइड से इसके मिनिस्टर ने बोला। तो क्या हुआ, प्लान किया कि चलो ठीक है काम करेंगे, हम इंडिया में अटैक करेंगे। तो सोचा कि चलो इंडिया को अटैक करते हैं। तो इसने कहाँ पे अटैक किया था, इसने कितनी बार अटैक किया था, सबसे पहला 17 बार, 17 टाइम्स अटैक किया था। इसमें से 17 तो हम पढ़ेंगे नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोहम्मद महमूद गजनबी ने अटैक किया था 17 टाइम्स। उसमें से 2 अटैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, सबसे पहला है मथुरा अटैक, जो कि 1018 AD में अटैक हुआ था मथुरा। सेकेंड है गुजरात में सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ पे अटैक हुआ 1025। पिछली बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सोमनाथ वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, तो प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये कब हुआ था, ये कौन सा अटैक था, ये था 16th अटैक, ये था 16th, ठीक है। देखो 1925 आ चुका है, 2 साल में इसका अटैक खत्म कर गया। ये हमारा क्या था, 16th अटैक था। तो इसके बाद क्या हुआ, जो लास्ट था ये था जाट कम्युनिटी के साथ, जाटों के साथ की लड़ाई हो गई, लूटपाट करके जा रहे थे। तो ये खुद लूटपाट करके जा रहे थे, तो जाट ने देखा, जाट कम्युनिटी ने देखा, तो उन्होंने उनको ही लूट लिया। तो उसके बाद मार गिरा के चले गए। तो ये इनका लास्ट था जाट कम्युनिटी के साथ, कब था, 1927। तो ऐसे 17 टाइम्स इंडिया को आके अटैक किया, इंडिया को अच्छा खासा लूटा, बहुत सारे पैसे लेके चले गए। कहाँ पे, अफगानिस्तान। आप बोलोगे कि मैम अफगानिस्तान हमारे इंडिया का था कि नहीं था। देखो इंडिया का अफगानिस्तान कुछ पार्ट था, पूरा पार्ट नहीं था। ये गजनी वाले पार्ट जो था 10% हमारे इंडिया का था, 90% हमारे इंडिया का नहीं था। ओके, तो इस टाइप से चला। साथ और क्या इसमें पढ़ने वाली चीजें, यहाँ पे देखो इस बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। जैसे हमने अभी देखा था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, कौन से बुक से पता चला, चचनामा से हमें पता चला, जो कि ट्रांसलेट किया गया था अल बकर कुफी ने। और मोहम्मद गजनबी, ये जो स्टोरी हुई थी 17 टाइम जो अटैक हुआ था, ये सब सारी चीजें कहाँ से पता चली, ये सारी पता चली किताब उल हिंद से। किताब उल हिंद बुक का नाम है, किसने लिखा था ये, अल बुरानी ने। अल बुरानी ने लिखा था ये चीज, ये बुक, ये पूरा इंसिडेंट इसमें लिखा हुआ है। किसमें, किताब उल हिंद में। किसने लिखा था, अल बुरानी ने। एक और चीज इसके साथ एक और चीज आपको याद रखना है कि उस टाइम पे फेमस पोएट, फेमस राइटर कौन थे, उस टाइम पे फेमस राइटर कौन थे गजनी में, मोहम्मद गजनबी के टाइम पे, ठीक है। कौन से फेमस राइटर एंड पोएट थे, तो 5 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि आ जाता है। कोई भी 4 दे देंगे, आपसे पूछेंगे कौन से नहीं, एक नहीं होगा, 3 उसमें होंगे, या एक होगा 3 उसमें से अलग होगा, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। अल बुरानी जैसे कि बताया था, उतवी सेकेंड, फरूकी थर्ड, फिर दोसी फोर्थ, सिसनी 5। फिर से बोल रही, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल बुरानी जिन्होंने किताब उल हिंद लिखा था, सेकेंड है उतवी, थर्ड फरूकी, फोर्थ फिरदौसी, फिफ्थ इज सिसनी। तो ये 5 राइटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। आपको महमूद गजनबी के टाइम के ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे 17 टाइम्स अटैक किया था, तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन बन गए। आपको क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, लिखते हुए चलो, जो वैसे वैसे लिखा है ना, वैसे खुद से नोट्स बनाओ। अब ये कॉपी मत करो, मैंने जैसे जैसे बोला वो सब आप लिखते हुए चलो, यूं याद हो जाएगा। आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको करना भी है तो बाद में, अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा भी बचा हुआ, तो दोबारा देखोगे तो बेनिफिट तो मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि दोबारा एक बार याद हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, तो और कोई दिक्कत है। अगर नहीं भी है टाइम तो चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने 2 अटैक तो देख लिया, 2 अटैक नहीं, सॉरी
दो मुस्लिम इन्वेडर देख चुके हैं। फर्स्ट टाइम जो आया था मोहम्मद बिन काजिम आया था, सिर्फ एक बार अटैक किया। और नेक्स्ट आया महमूद गजनवी, जिसने 17 टाइम अटैक किया। कब से लेके कब तक ये भी आपको पता होना चाहिए। अब थर्ड आया था मोहम्मद गोरी, ये तो लूटने ही आया था, लूटा था इसने 5 जगह लूटा, 5 जगह अटैक किया, 5 जगह पे लूटा अच्छा खासा। तो वो 5 अटैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके साथ हुआ ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैटल है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो अटैक किया था 75 AD में अटैक किया था। फर्स्ट टाइम कहाँ पे, मुल्तान में अटैक किया था। उस टाइम पे वहां पे राजा कौन थे, मूलराज। ओके चलो, सेकंड अटैक नेक्स्ट 3 इयर्स बाद ही अटैक किया 1178। कहाँ पे, बैटल ऑफ माउंट आबू भी बोलते हैं इसको, माउंट आबू में राजस्थान। वहां पे किसके साथ लड़ाई हुई, भीमदेव 2। नेक्स्ट थर्ड, काफी टाइम ड्यूरेशन शांत रहा। उसके बाद 1191 में अटैक किया था, बैटल ऑफ टरेन फर्स्ट। तो किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान, ये काफी फेमस है। फोर्थ नेक्स्ट ईयर ही किया था 1192, बैटल ऑफ टरेन 2, पृथ्वीराज चौहान के साथ ही। उसके बाद 2 साल बाद अटैक हुआ लास्ट 1194, किसके साथ, इसी के ससुर के साथ, जो इन्हीं के ससुर के साथ, जो पृथ्वीराज चौहान है ना, उन्हीं के ससुर का नाम क्या है, जयचंद। उनके साथ बैटल हुआ था, बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ चंदावर। इसमें कौन कौन सा बैटल ये जीता था, कौन कौन सा बैटल मोहम्मद गोरी जीता था। फर्स्ट वाला जो मुल्तान में लड़ाई हुई थी उसमें जीता, माउंट आबू में हार गया था, फर्स्ट टरेन में हार गया, सेकेंड टरेन में जीत गया, और फिफ्थ वन में जीत गया। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो तो 3 में जीता, 2 में लॉस हुआ। तो ये था मोहम्मद गोरी का अटैक। तो 5 अटैक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ अटैक हुआ ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैटल था, बैटल का नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ा रही तो कुछ छूट रहा है, नहीं, आपको भी दिख रहा होगा मैं सारी चीजें कंप्लीट कर रही हूँ, हर चीज का नाम बता रही हूँ, हर चीज का डेट बता रही हूँ, हर चीज यहाँ पे नोट किया हुआ है। और मैंने इसलिए पहले लिख लिया ताकि आपको डिस्टर्बेंस, एक चीज लिखूंगी इसमें टाइम कहीं ना कहीं खराब होगा, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी को ना हमेशा ड्रीम था कि वो ना दिल्ली को अटैक करे, ठीक है, दिल्ली को आके वो अटैक करे, उसको बहुत बड़ा ड्रीम था। लेकिन यहाँ पे आके तो ये मर गया था लास्ट में। लेकिन इसने 2 लोग को भेज दिया, अटैक में ही मरा था लेकिन वैसे बुढ़ा होकर मर गया था। लेकिन इसने 2 लोग को इंडिया में भेजा। कौन, सबसे पहला था कुतुबुद्दीन, नेक्स्ट है शेख चौहान, ठीक है, यहाँ पे शेख चौहान, शेख बोल सकते हैं यहाँ पे। तो कुतुबुद्दीन और शेख, इन 2 लोगों को बिठा दिया था। कहाँ पे, कुतुबुद्दीन को बिठाया था दिल्ली में, शेख को बिठाया राजस्थान, अजमेर में, राजस्थान में बिठा दिया उसको। और ये चीज याद रखना, यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। और इसी बात पे, इसी के नाम पे बनाया था कुतुब मीनार। किन के लिए बनाया था, किन के नाम पे बनाया था वो कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन के नाम पे बनाया कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। और यहाँ पे राजस्थान में अजमेर में अलाउद्दीन का झोपड़ा बनाया गया था, किसके, शेख के नाम पे बनाया गया था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ तक तो हमारा क्या था, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे जाके ये जो था कुतुबुद्दीन जो था, ये एक्चुअल कौन था, ये इनका कमांडर, ये एक्चुअली ये दोनों कमांडर थे, ठीक है, ये दोनों कमांडर थे। लेकिन ये अपने आप को क्या बोलते थे, वैसे ये क्या थे, वैसे ये स्लेव थे, इसने खरीदा हुआ था। ये बाकी कंट्रीज में ना, ये जो थोड़े से अफगानी, पर्शिया, यानी कि ईरान आज के टाइम पे लोगों को खरीदा करते थे, एज अ स्लेव परचेज करते थे। लेकिन ये सब इंडिया में नहीं चलता था, ठीक है, इस ऐसी कोई भी चीजें हमारे इंडिया में बिल्कुल नहीं चलती थी। ऐसी जो लेडीज के साथ बदतमीजी करना, लेडीज के साथ गलत करना, लूट मार मचाना और बच्चों के साथ गलत करना, तो ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। और ऐसे खरीदना, इंसान को खरीदना, स्लेव बनाना, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती थी। तो ये सब स्टार्ट यहीं से हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कमांडर थे, ये जो स्लेव था कहीं ना कहीं, इसने आगे जाके बहुत प्रूफ किया कि मैं इसका बहुत बड़ा, मोहम्मद गोरी का बहुत बड़ा स्लेव। तो आगे जाके इसने तभी जब ये मर गया था, जाके दिल्ली में जाके बैठा, वहां जाके इसने किस चीज का स्टार्टअप किया था, स्लेव डायनेस्टी का स्टार्टअप किया था। तो यहाँ पे मेडिवल पीरियड स्टार्ट तो यहीं से हो गया था, लेकिन ये अर्ली मेडिवल पीरियड था। लेकिन यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसने स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया था। किसने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया था।
तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरा जितने भी हमारे एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की बहुत कोशिश भी करी होगी। अब आगे हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टी के बाद क्या क्या हुआ। कितने सारे डायनेस्टीज थे, 5 टाइप के थे। कौन कौन से थे, कब कब थे, किस किसने अटैक किया, क्या क्या अटैक किया, कौन से राजा को अटैक किया था, क्या क्या लूटपाट मचा, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा तो प्लीज प्लीज लाइक करो। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें, तो मुझे पता चलेगा मैं किस वे में पढ़ा रही हूँ। तो अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स से भी कराओ, फ्रेंड्स को भी शेयर कराओ जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जो 30-35 डेज बचा हुआ है इनसे भी कराओ। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं आगे मेडिवल। अर्ली मेडिवल हम देख चुके हैं, पूरा अच्छे से समझा चुके हैं आपको मुस्लिम ने कैसे इन्वेड किया था फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में, तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं मेडिवल कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के बारे में। सबसे पहले हमने वहां तक खत्म कर दिया। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो चुका है, पूरा समझा चुके हो। अब कितने टाइप के होते हैं, पहले तो ये देखो 5 टाइप के डायनेस्टीज हैं। कौन कौन से, स्ले डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टी। तो 5 टाइप की डायनेस्टी है। और क्या इसके अंदर के डेट पूछेंगे क्या, हाँ पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेंगे स्लेव डायनेस्टी के अंदर जितने भी हैं कॉलम्स उसके अंदर के प्रॉपर तरीके से ऐसे नहीं पूछेंगे, है ना। इस राजा ने कहां से कहां तक शासन किया, ये एसएससी में नहीं पूछते क्वेश्चन, तो आप इस चीज का टेंशन मत लो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत का टेन्योर क्या, कौन से कहां से लेके कहां तक है। ये है 1206 से 1526 एडी तक है, जो यानी कि 1206 से स्टार्ट होके 1526 तक शासन उनका चला था, जिसमें सबसे पहले शासन किया था कौन सी डायनेस्टी ने, स्लेव डायनेस्टी में। स्लेव डायनेस्टी इसका भी आप देख लो, देखो इसका डेट पूछना भी थोड़ा रेयर है। ओके, अगर पूछ सकते हैं, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन गया तो पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रख लो, लेकिन इसके अंदर का नहीं पूछेंगे आपसे डेट। तो आप ये ध्यान रखना, स्लेव डायनेस्टी जो है 1206 से 90 तक चला, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450 एंड लास्ट लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 एडी तक चला। तो उसके बाद खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी देखेंगे, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ही हमारे ये 3 ही है स्टार्टिंग के, तो ये भी ध्यान रखना सबसे ज्यादा कौन से टाइम ड्यूरेशन में है, ये थोड़ा सा आपसे पूछ सकते हैं। सबसे लीस्ट कौन सा है, तो आप ईयर देख के आप आराम से पता लगा सकते हो, कोई ज्यादा टफ वाला काम नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब किस किसने शासन किया, पहले ये देखो, सबसे पहले ये इधर आओ, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुमिश, मुइनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहरम, अलाउद्दीन मसूद, नजरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, कैकवाबाद, कैमुशा लिखा, लेकिन कैमुशा। चलो ये तो है, इन लोगों ने क्या किया था, शासन किया था। ये लोग कौन थे, किंग यहाँ पे बने थे किंग डायनेस्टी में, सॉरी स्लेव डायनेस्टी में। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए सारे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टोरी नहीं बताऊंगी, पहले ही बताती है, स्टोरी बताऊंगी तो पूरा टाइम लग जाएगा। हम अलग से एक बार एग्जाम खत्म होने दो, एक बार डिटेल में भी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट्स एंड बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सा टाइटल उसने एक्सेप्ट किया था। सबसे पहले मलिक और सिपा-सरार, ठीक है, सिपा-सरार और मलिक का जो टाइटल है वो एक्सेप्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा जो लोग हैं ना, उन्होंने जो वहां पे जो पीपल थे उन लोगों ने कुछ दिया था टाइटल, तो वो क्या था, लाख बख्श। क्यों, क्योंकि माना जाता है, उस टाइम में बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ना जो भी आते थे लाख कॉइन्स देते थे, है ना, तो इसलिए लाख बख्श नाम पड़ा था इनको। तो ये सारी चीजें याद रखना। इसके अलावा 2 चीजें इन्होंने बनाई थी, कुतुब मीनार दिल्ली में, अदय का चोपड़ा कहाँ पे, अजमेर में, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जो कुतुब मीनार है वो इन्होंने फिनिश नहीं किया था। फिनिश किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। याद रखना, ये क्वेश्चन कैसे आ जाता है, आपसे ये पूछ ले किसने स्टार्ट किया, किसने खत्म किया, ये इल्तुतमिश ने खत्म किया, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें जो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही, सारी चीजें ध्यान रखना। उसके बाद कुछ टाइम के लिए आया था आराम शाह कौन था, कुतुबुद्दीन का बेटा था, ठीक है, आराम शाह आया था। लेकिन ये जो था वो डिजर्विंग पर्सन नहीं था, उतना इतना अच्छा शासन नहीं करता था। उस टाइम पे जो लड़के आता है ना गाइस, सबसे पहले वही आगे बढ़ जाएगा। तो इल्तुतमिश जो था वो एक्चुअली सन इन लॉ था, दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो वो
लड़ लुड़ के आ गया। एक्चुअली ये गुलाम भी था, इल्तुतमिश का स्लेव भी था, साथ ही साथ जो सन-इन-लॉ भी था, दामाद भी था। तो इससे लड़ाई करके ये जीत गया और ये आ गया। इसने टाइटल दिया था सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। तो इसने अपने आप को किंग माना था, ठीक है। अपने आप को सुल्तान का टाइटल किसने दिया था सबसे पहले? इसी ने अपने आप को दिया था। याद रखना, इसने नहीं डिस्कवर किया था। दिल्ली सल्तनत किसने डिस्कवर किया, किसने फाउंड किया आएगा तो इल्तुतमिश का नाम आएगा, कुतुबुद्दीन का नाम नहीं आएगा। मत लिख देना, आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब आगे देखो, इल्तुतमिश ने क्या किया, 2 कॉइन इसने फाउंड किया था। कौन कौन सा? एक सिल्वर, एक कॉपर। एक सिल्वर, एक कॉपर। जिसमें सिल्वर का नाम क्या था? टंका, और कॉपर का नाम जिटर। इसके अलावा इसने सुल्तानगरी भी बनाया था। किसके लिए बनाया था? अपने बेटे के नाम के लिए बनाया था, सुल्तानगरी। कहाँ पे? दिल्ली में। इसके अलावा और क्या इसने एस्टैब्लिश किया था? ये सारे एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है ना, ये सारे एस्टैब्लिशमेंट है। सुल्तानगरी इसने दिल्ली में एस्टैब्लिश किया था, मेरोली में है। और क्या एस्टैब्लिश किया? चलंगानी। चलंगानी क्या था? 40 लोग का ना ग्रुप था, ठीक है। इस ग्रुप में 40 लोग हैं, जिसमें इसको थोड़ा एडवाइस देना, ये सारी चीजें इसमें होती थी। तो इसने चलंगानी का स्टार्ट सेटअप किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कितने थे उसमें मेंबर? 40 मेंबर्स थे। ओके, अब इल्तुतमिश के नेक्स्ट था, ये हो गया। नेक्स्ट है रुकनुद्दीन फिरोज। ये इसका बेटा था, लेकिन इसकी बेटी भी थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। याद रखना, रजिया सुल्तान इनकी बेटी भी थी। बेटा का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज। ये रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो काफी कम टाइम के लिए था। ये बहुत ज्यादा देखो अच्छा शासक नहीं था, या अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहा था, अच्छा किंग नहीं बन पा रहा था। तो इसकी सिस्टर ने बोला कि देख, तू अच्छा तो नहीं कर पा रहा, तो हमारे पापा जो थे इल्तुतमिश थे, उनके नाम को खराब कर रहा है, बदनाम कर रहा है, तो तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। ये काम करती तो साइड हो जा, मैं आ जाती हूँ। तो इसको हटा के प्यार से नहीं, लड़ लुड़ के हटा के रजिया सुल्तान आ जाती है सीट पे। तो ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है कि फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम जो क्वीन बन गया था, वो फर्स्ट एंड लास्ट कौन है? रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये आ गई थी रजिया सुल्तान। जैसे कि आपको पता है, उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के पीरियड पे फीमेल्स का क्वीन बनना, उनका शासन करना, ये बाकियों की तरह एक्सेप्टेबल नहीं था। ये काफी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो माना जाता है कि इसके भाई और हस्बैंड के द्वारा ये मारी गई थी। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो क्वेश्चन उठ के आ सकता है, क्या इसने पर्दा सिस्टम ऑप्ट नहीं किया था? पर्दा सिस्टम ऑप्ट ना करके इसने क्या ऑप्ट किया था? कुबा एंड पुलाव। याद रखना, क्या ऑप्ट किया था? कुबा एंड पुलाव। कुबा मतलब क्या होता है? टोपी जो कैप जैसे पहनते हैं, वो हो गया। और आपका कुला मतलब हो गया ब्लेजर, यानी कि कोट। तो ये ऑप्ट किया था, या इन्होंने पर्दा सिस्टम ऑप्ट नहीं किया था। इसके साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि 3 कॉइन इन्होंने उस टाइम पे निकाले थे रजिया सुल्तान ने। कौन कौन से 3 कॉइन? याद रखना, इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली सल्तनत की महारानी, न्याय की रानी। 3 कॉइन कौन कौन से? इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली सल्तनत की महारानी और न्याय की रानी। तो ये 3 कॉइन्स जो है, ये इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसने शासन काफी टाइम तक नहीं किया था, ओनली 4 इयर्स किया था, क्योंकि उसके बाद ही मारी गई। जैसे कि आपको बताया था, काफी लोग को, मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद नहीं था कि जो फीमेल है वो सुल्तान बने, राइट। तो इस वजह से वो मारी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जब ये मारी गई थी उसके बाद कोई नहीं होता, तो कौन आता है यहाँ पे जो चलंगानी क्रिएट किया गया था ना, इनमें जो 40 मेंबर थे, इनमें से फिर धीरे धीरे आने लगते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मसूद्दीन बहरम, अलाउद्दीन मसूद और नसरुद्दीन महमूद। तो ये तीनों आते हैं, मतलब एक एक करके आते हैं। सबसे पहले मसूद्दीन बहरम आता है सबसे पहले, फिर ये आता है इसको, और फिर मार के अलाउद्दीन मसूद आ जाता है, ठीक है। फिर इसको भी मार के थर्ड आ जाता है नसरुद्दीन महमूद। तो ये तीनों ऐसे आते हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये। इसके बाद 40 से लेके 1265 तक, यानी कि 25 ईयर्स तक ना आपसे कोई हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे कुछ हुआ ही नहीं था। इस टाइम पे हिस्ट्री के टाइम पे ना कुछ बिल्डिंग से बनी, ना कोई वॉर हुआ, ना कुछ भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारे राजा जो थे, ये एकदम आराम से लेटे लिपटे हुए थे, और इनको कोई मतलब नहीं था वाकया है, इनको कोई मतलब नहीं था। इनको आराम से अपना जो पैसे हैं, जो अभी तक जो कमाया है स्लेव डायनेस्टी, वो अच्छा खासा खर्च कर रहे थे, ठीक है। जो आराम से उड़ा रहे थे, आराम से अपने टाइम पे ना कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1240 से 1265 तक 25 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद कोई आया था, उसके बाद गियासुद्दीन बलबन, ठीक है।
ये क्या था, ये भी चलंगानी का ही मेंबर था, ये भी चलंगानी का ही मेंबर था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था। ये डिजर्विंग पर्सन था, डिजर्विंग कैंडिडेट था। ये जानता था कि हमें क्या है, हमें सिर्फ ऐसे ही पैसे खत्म नहीं करना, हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें जो लोग हैं उनके लिए कुछ करना है। तो इसने क्या किया, ये आया था इन तीनों को, मतलब ये नहीं, इन तीनों को नहीं, ये आया था, इसको मार गिराया, फिर आके बैठ गया। आके बैठने के बाद क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर समझ लो कि कुछ 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग में से सब मिलके एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनमें से समझ लो फ्यूचर में किसी एक का पहले निकल जाए, तो सब लोग कैसे, तो उनमें से काफी लोग तो पहले तो कंग्रेचुलेशन करेंगे, लेकिन बाद में उनको बोलेंगे यार ये तो निकल गया, इसका तो आगे एग्जाम निकल गया, इसने ये भी तो हमारे साथ पढ़ा था, हमारी नोट से पढ़े थे, लेकिन इसका कैसे एग्जाम निकल गया, मैं कैसे रह गया। ऐसी जो फीलिंग आती है, थोड़ा सा हेट्रेड जो पैदा हो जाता है, काफी लोग का पैदा ऐसा हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ था कि 40 लोग में से ये कैसे आगे निकल गया। सब लोग जानते थे कि ये डिजर्विंग है, 40 लोग में से सब लोग जानते थे डिजर्विंग है, लेकिन इसलिए इसको रिस्क था कहीं ना कहीं, इसने दिमाग लगाया और इसने सोचा सबसे पहले क्या खत्म करना है, 40 लोगों को खत्म करना है। जितने भी तेलंगाना में जितने भी लोग बच गए खत्म करो, इनको मार गिराओ, वरना कोई ना कोई आके मेरे को मार देगा, और जो मार के जो जीत के आगे बैठेगा, जो सीट में बैठेगा, वही किंग होगा उस टाइम पे। तो ये सिस्टम चलता था। तो इसने क्या किया, इसने जो तेलंगाना का जो सिस्टम था इसने फिनिश कर दिया। ठीक है, अगर पूछे कि तेलंगाना का सिस्टम किसने फिनिश किया, तो बलबन ने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आया था बाहर लोगों से मिलने, तो लोग तो डर ही नहीं रहे, हाँ ठीक है आ रहे तो आ रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि ठीक है किंग आ रहा है, सुल्तान आ रहा है, तो आने दो, तो कौन से बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों ऐसा, क्यों लोगों के बीच में क्यों डर नहीं हुआ, ऐसे इसीलिए क्योंकि पिछले 25 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे लोग डरे। ऐसे वो इंटरेक्शन नहीं थे, इन लोगों ने कोई इंटरेक्शन नहीं किया था, मसूद बैरम ने, अलाउद्दीन ने, ऐसे कुछ भी इन्होंने नहीं किया था ये 25 सालों में। तो इनका डर बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उसके बाद बलबन ने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे ये लोग मेरे से डरने लग जाए। उसके बाद सोचा कि ये लोग ना पर्शिया से डरते हैं, ये लोग ईरान वाले लोगों से डरते हैं, तो मुझे वो सिस्टम फॉर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले पर्शियन कल्चर को लेके आने वाला कौन था यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा कल्चर लेके आया, पर्शियन कल्चर लेके आया था। तो कौन लेके आया पर्शियन कल्चर, यहाँ पे बलबन लेके आया था पर्शियन कल्चर, ताकि लोग डरने लग जाए। उसके बाद जैसे ही उसने स्टार्ट किया था सिस्टम, जैसे ही उससे कोई मिलने आ रहा है, 2 सिस्टम उसने स्टार्ट किया था, सजदा एंड पैबोज। सजदा और पैबोज। सजदा मतलब क्या होता है, जैसे कोई आए दंडवत प्रणाम करना, है ना, जैसे हाथ नीचे रख के एकदम दंडवत प्रणाम करना। और पैबोज मतलब नीचे झुक के उनके पैर को चूमना, ठीक है, किस करना पैर को। तो ये 2 सिस्टम इसने स्टार्ट किया था, सजदा और पैबोज। इसके साथ इसने एक कॉइन भी लॉन्च किया था, वो क्या था, बलबनी कॉइन। नाम इजी है तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, बलबनी कॉइन। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ऐसा क्या हुआ था, ये खत्म हो गया। जैसे पता है आप यहाँ तक आते आते बलबन ने स्टार्ट किया था, बलबन ने 1266 में स्टार्ट किया था, और इसके साथ साथ अभी हो गया था 1287 तक हो गया था। तो यहाँ पे 3 साल में तो खत्म करना है। ऐसा क्या हुआ कि 3 साल में खत्म हुआ, है ना, 3 साल में तो खत्म हो गया। तो ऐसा क्या हो गया, 3 साल में खत्म हो गया एकदम। एक्चुअली मंगोलियन वालों ने, जो छोटे छोटे आंख वाले होते हैं ना, उन्होंने आके अटैक कर दिया हमारे इंडिया में आके अटैक कर दिया उन्होंने। और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर्शिया से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग आते हैं बेरहम तरीके से मार देते हैं, एकदम खत्म कर देते हैं। ये नहीं देखते कौन है कौन नहीं है, वो वैसे पढ़े लिखे होते नहीं है, बिल्कुल उनके पास नॉलेज नहीं होता। वो आते हैं लड़कियों के साथ गलत कर देते हैं, बच्चों को मार गिरा देते हैं, लूट लाट के चले जाते हैं, जितने भी जो भी दिख रहे हैं उनको मार गिरा के चले जाते हैं। वो कहीं बैठ के शासन नहीं करते, अभी रुकते हैं 10-15 दिन रुकते हैं, फिर निकल पड़ते हैं, 1-2 महीने के लिए कहीं चल देते हैं। तो इनका ऐसे ही चलता है। तो आके मंगोलियन ने अटैक किया, तो उसके बाद ये बलबन जो है लड़ाई करते करते हार गया था। वैसे उनका उसका बेटा भी मारा गया उसी वॉर में। उसके बाद ये खत्म होने के बाद ही उसके बाद कौन आया था, कैकवाबर। और इनके बारे में भी कोई कैकवाबर और कैमूश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही हो रहा था, कभी उस टाइम पे अटैक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा मंगोलियन की तरफ से। ऐसे होते होते जा रहे, कभी बैठ रहे कभी जाके चुप रहे। तो ऐसे सिस्टम होते होते ये फिनिश हो गया। इसलिए इसके बारे में कोई ज्यादा हिस्ट्री नहीं है इनके बारे में। मंगोलियन आके सब खत्म कर दिया, यहाँ पे आके सब खत्म हो गया। यहाँ पे खत्म होने के बाद कौन सा फिनिश हो गया हमारा, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे फिनिश हो गया। किसके द्वारा फिनिश हुआ था, ये आपका नाम अच्छे से याद रखें, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं लास्ट रूलर कौन था स्लेव डायनेस्टी का। तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कैमुश, ठीक है, नाम याद रखना कैमुश, कैमुश शाह, कैमुश एक ही बात है। तो नाम याद अच्छे से रखना, क्योंकि लास्ट है रूलर, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा इन्होंने कुछ खास नहीं किया, इसलिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी तरफ से। नेक्स्ट आते हैं हम खिलजी डायनेस्टी पे। आप देखते हैं खिलजी डायनेस्टी में क्या हुआ था। खिलजी डायनेस्टी
खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गया। अब खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था, वैसे इसको भी किसी ने फाउंड किया होगा। किसने फाउंड किया था? खिलजी डायनेस्टी को। खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था अफगानिस्तान के साइड से आया हुआ जलालुद्दीन फरूक खिलजी। नाम याद रखना, जलालुद्दीन फरूक खिलजी ने फाउंड किया था खिलजी डायनेस्टी को। जल्दी जल्दी देखेंगे, कुछ कहानी नहीं देखेंगे, कहानी एक बार एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद डिटेल में दोबारा मैं पढ़ाऊंगी सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, और थोड़ा सा मूवी भी आपने देखा ही है, पर मैं उसका थोड़ा सा रिलेट भी कर सकता हूँ यहाँ पे खिलजी का। तो ठीक है, जलालुद्दीन फरूक खिलजी ने फाउंड किया था खिलजी डायनेस्टी, और इन्हीं का दामाद, या इन्हीं का भतीजा बोल सकते हो, इन्हीं का दामाद बोल सकते हो, क्योंकि जो इन्हीं का भतीजा था कौन था? अली गुरशब। इन्हीं का भतीजा भी था और इनका दामाद भी हुआ था आगे जाके। अली गुरशब, जो अली गुरशब था, अली गुरशब कौन था? उसको अपना नाम पसंद नहीं आया था, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे सुल्तान वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, सुल्तान वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, इस वजह से उसने अपने नाम चेंज करके क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पुराना नाम है या फिर उसका जो दूसरा नाम है, उसका नाम याद रखना अली गुरशब। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता? जलालुद्दीन फरूक खिलजी जो है, इसने फाउंड किया था। फाउंड करने के बाद ये ना बहुत ज्यादा बूढ़ा था, बहुत ज्यादा एकदम बूढ़ा था, तो ये एकदम से क्या, लेकिन ये अपना सीट छोड़ नहीं रहा था, और इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, ये वेट कर रहा था ये कब मरेगा और मैं कब आऊंगा शासन करने। वेट करे जा रहा है, लेकिन वो बुढ़ा तो हो गया, लेकिन वो शासन छोड़ने के पीछे नहीं पड़ा हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन इसने, थोड़ा फास्ट लेके जा रही हूँ, ये इसने इसको मार दिया, खत्म हो गया, तो ये शासन करने लग गया। इसने अपने टाइम पे कुछ नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बूढ़ा था, इसने ये एकदम से कहता था एकदम पीस में रहो, शांति से रहो, आप भी खुश मैं भी खुश, ये ऐसे से को कहता था, क्योंकि ये काफी बुढ़ा हो चुका था। उसके बाद आया था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन आया। अलाउद्दीन वन ऑफ द एफिशिएंट सुल्तान था पूरे हमारे दिल्ली सुल्तानेट में। इसने जितना अच्छा काम किया 20 साल में ना, इतना बेस्ट काम किया उसने किसी भी सुल्तान ने नहीं किया था इतने कम टाइम में। और याद रखना, खिलजी डायनेस्टी जो है, बाकी जो 5 डायनेस्टी सबसे ज्यादा जो कम रूल किया है कम ईयर्स में, वो खिलजी डायनेस्टी है, याद रखना, ठीक है। जो मैं आपको पूछ रही थी, एग्जाम में आ सकता है, ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, तो आप ये देख के भी पता कर सकते हैं। जस्ट इट फॉर 30 ईयर्स, 30 ईयर्स में 6 साल तो इसने किया था, और बाकी 20 ईयर्स तो इसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो यहाँ पे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली बात क्या हुआ कि राजस्थान में एक छोटी सी जगह से ये पर्सन को परचेज करके लाया था, उसका नाम था मलिक कफूर। ये उसे बहुत ज्यादा लाइक करता था, जैसे कि आपने मूवी में देखा है, उसने इसका नाम भी क्या दिया था? नायाब। तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। मलिक कफूर का ही दूसरा नाम है नायाब। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसका तीसरा नाम भी क्या हो जाएगा? 1000 दिनार, 1000 दिनार। मलिक कफूर, नायाब, 1000 दिनार। तो ये नाम सबका एक ही है। कहाँ से लेके आया था? राजस्थान से परचेज करके लेके आया था। ये सारी तो होगा, इसने परचेज किया, चल ठीक है, ये आ गया। लेकिन इसने ऐसा क्या किया, जो मैंने बताया था कि इसने बहुत ज्यादा बेस्ट रिफॉर्म किया था, अभी तक के जितने भी सुल्तान थे उनसे काफी अलग था। ऐसा क्या कर दिया इसने नेक्स्ट 20 ईयर्स में? देखते चलो। फॉर द फर्स्ट टाइम इसने आर्मी रिफॉर्म किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इसने आर्मी रिफॉर्म किया था प्रॉपर। उनको जैसे यहाँ पे हम लोग आज के टाइम पे जैसा आर्मी रिक्रूटमेंट होती है ना, ओपन रिक्रूटमेंट होती है, वैसे ही यहाँ पे आर्मी रिफॉर्म किया था। उसके साथ सैलरी फिक्स किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम सैलरी किसने दिया था? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, मैं एक एक चीज लिखा हुआ है, आप प्लीज समझो, ठीक है। तो यहाँ पे किसने सैलरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, सैलरी सिस्टम? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा लैंड मेजरमेंट, लैंड का जो मेजरमेंट है वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ, उसका नाम है बिस्वा। बिस्वा का मतलब है लैंड मेजरमेंट। उसके अलावा दाग और हुलिया, ऐसे नहीं बोलते हैं, देख तूने क्या हुलिया बना के रखी है, हुलिया मतलब कपड़े, है ना, तो हुलिया। तो यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम स्टार्ट हुआ। दाग का मतलब क्या है? उस टाइम पे क्या होता था, क्या गाड़ी वाड़ी में आते थे क्या? नहीं, घोड़े में आते थे। तो घोड़े दूर से देखने में अपने ही घोड़े हैं, गिनती करने के लिए, प्रॉपर तरीके से हमें हिसाब किताब रखने के लिए, अपना घोड़ा है कि नहीं है, या कहीं गिर गया, कोई व्यक्ति गिर गया वहां पे लड़ते रहते, तो उसको वापस घोड़ा पहुंचाना है, तो दूर से पहचानने के लिए हमारा ही घोड़ा गिरा कि नहीं गिरा, तो उस घोड़े में एक दाग रख लेना, दाग लगा देना, ताकि उसे एक मोर लगा देना, ताकि पता चल जाना हाँ ये हमारा ही घोड़ा है, तो वो वाला दाग। तो हुलिया पता चल गया। यूनिफॉर्म, हुलिया मतलब यूनिफॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया था इसी के द्वारा। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, मार्केट को पूरा कंट्रोल करना, टैक्स। इससे पहले पता क्या होता था? अंधा टैक्स, अंधा टैक्स लेते थे। जैसे समझ लो कि कोई भी सुल्तान है, उसके पास पैसे खत्म हो रहे तो आएंगे तो बोलेंगे भाई पैसे दो,
पैसे निकालो सब लोग, जितने भी पैसे सब लोग, जैसे 1000 कॉइन्स निकालो, 100 कॉइन्स निकालो। जिसके पास 100 कॉइन है वो दे देगा, जिसके पास 200 कॉइन है वो 100 दे के अपने पास 100 रख लेगा, जिसके पास 50 है या 10 कॉइन है वो क्या करेगा, या तो वो किसी से उधार लेके कुछ भी लेके करेगा, वरना वो मारा जाएगा। तो ऐसा सिस्टम पहले चल रहा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अलाउद्दीन ने क्या किया था, मार्केट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि तुम जितना मर्जी कमाओ उसका 50% टैक्स दोगे। जितना तुम 100 तो 50 दो, 50 तो 25 दो, 500 तो 250 दो, 1000 तो 500 दो। तो इस टाइप पे सिस्टम स्टार्ट किया था किसने, खिलजी ने। 50% टैक्स, याद रखना। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो ऑफिसर चाहिए ना। ऐसे तो सब झूठ बोल देंगे, कमाएंगे वो 500 कौन बोलेंगे मैंने 200 ही कमाए, लो 100। लेकिन इसको प्रॉपर हिसाब किताब देखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो उसको इस चीज के लिए ऑफिसर अपॉइंट किया था। ऑफिसर, इसने उसका नाम क्या दिया था, इक्तेदार। ठीक है, इक्तेदार मतलब कौन होगा, ऑफिसर। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे बिस्वा का मतलब लैंड मेजरमेंट हो गया, तो वैसे ही इक्तेदार मतलब क्या हो गया, ऑफिसर। तो इसके अलावा दो टाइप का टैक्स था यहाँ पे। खिलजी के द्वारा 2 टाइप का टैक्स था। कौन कौन सा, गराई और चराई। गराई एंड चराई, नाम से पता लग रहा हो, गराई मतलब जहाँ पे तुमने घर बना रखा है उस घर का टैक्स। ठीक है, चराई मतलब तुम्हारे जो भी गाय भैंस है वो घास चरने जा रहे हैं, वो जो जहाँ पे चर रहे हैं वो घास, तो वो भी तो कहीं ना कहीं खिलजी का ही हो गया ना। मतलब वो गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं तो उनका वो प्रजा हो गया, तो वो खिलजी का ही लैंड हो गया, तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो गराई और चराई 2 टाइप का अलग अलग टैक्स था, याद रखना। कौन से टाइम का था ये, किसने स्टार्ट किया था, ये खिलजी ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा खिलजी ने क्या क्या बनाया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीजें बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, हौस खास, चोर मीनार, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें बनाई लेकिन एग्जाम में तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो इनमें से है। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, हौस खास और चोर मीनार। इसके अलावा इसने एक पोएट को अपने ही दरबार में रखा हुआ था, उसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को इसने नाम दिया था तोतिया हिंद, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पोएट थे। ये कुछ भी बोलते थे ना, अलाउद्दीन कुछ भी बोलते था उसे पोएट के फॉर्म में ये कन्वर्ट करके ये बोलते थे वहां पे। तो इसको रखा था अपने पास ही। इसके साथ फिर ये मर गया, इसको उसने किसी मारा नहीं था, ये मर गया था वो। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी बेटा आया, आने के बाद क्या हुआ, उससे पहले आया लेकिन ये ज्यादा अच्छा शासन नहीं था, ये मारा गया था। लेकिन उसके साथ याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, जो मलिक कफूर था ना, ये काफी कम लोग को पता होता है, ये 36 डेज के लिए ये आया था, इसे शासन किया था। और इसे इतनी ज्यादा तबाही मचाई, इसने उसने खिलजी के बेटे को भी आंखें निकाल के उसने रख दिया था। मतलब उसे पता नहीं क्या, वो साइको टाइप बन गया था, एकदम साइको टाइप बन गया। वो 36 डेज से इतने सारे लोगों को मारते, जितने इसने पूरे 20 साल में इसने खिलजी ने नहीं मारा होगा अलाउद्दीन ने, उतना ज्यादा उसने खून कर दिया था मलिक कफूर ने। तो उसके बाद भी ये मारा गया। ये एक्चुअली मंगोलियन आ गए थे फिर से, तो मंगोलियन के द्वारा ये मारा गया था। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, इनका ये शासन खत्म हो गया ना, 1320 आ चुके हैं। तो इसके बाद ये फिनिश हो गया। इसके बाद आते हैं तुगलक डायनेस्टी। यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी बहुत शॉर्ट था, लेकिन उतना ही सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है ना गाइस, वो खिलजी से ही बनता है। अलाउद्दीन खिलजी से स्पेशली बनता है, क्योंकि इसने रिफॉर्म इतने सारे करे, इतने अच्छे से रिफॉर्म करे, इसलिए क्वेश्चन जो बनते हैं जनरली यहीं से आता है। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना छोटा है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी तुगलक डायनेस्टी। चले गाइस, अब हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी देख लिया, अब हम 3rd डायनेस्टी देखते हैं, तुगलक डायनेस्टी। जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो थे स्लेव डायनेस्टी काफी बड़ा था, फिर खिलजी डायनेस्टी, अब आते तुगलक। उसके बाद जल्दी अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, जल्दी से देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। तुगलक डायनेस्टी किसने स्टार्ट किया था, किसने फाउंड किया था, ये फाउंड किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। याद रखना किसने किया था फाउंड, गयासुद्दीन तुगलक। आपको फाउंडर बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि किसी का भी आप डायनेस्टी का फाउंडर पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे किसने फाउंड किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने फाउंड किया था। ही इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और उसने क्या टाइटल एक्सेप्ट किया था, क्या उसने कोई मालिक का जैसे कुछ तो होगा ना टाइटल उसने एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया था गाजी का। ठीक है, इसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, याद रखना बहुत अच्छे से। उसके बाद इन्होंने क्या क्या कौन से सिस्टम स्टार्ट किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साइड से स्टार्ट हुआ था इरिगेशन और डाक सेवा जो होता है ना, डाक सेवा इसी से स्टार्ट हुआ था, इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद सिटी का आरंभ, सिटी का जो शुरुआत है, सिटी जो क्रिएट करते हैं उसका स्टार्टिंग में यहीं से, शहरों का निर्माण जो होता है, शहरों का निर्माण भी यहीं पे हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसी टाइम पे किसने करवाया था, किसके टाइम पे हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे हुआ था। इरिगेशन इन्हीं के टाइम पे हुआ था, डाक सेवा और सिटी का निर्माण, शहरों का निर्माण भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना ये चीज। उसके बाद इनके बेटे का नाम है जौना खान। इनके बेटे का नाम क्या है, जौना खान। जौना खान को अपना नाम पसंद नहीं आया,
उन्होंने अपने पापा को ही मार के, गयासुद्दीन को ही मार के अपना नाम कन्वर्ट कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब नाम रखा था? पापा को जब उसने अपने फादर को ही मार दिया था, गयासुद्दीन तुगलक को जब मार दिया था, उसके बाद उसने अपने आप को टाइटल दिया था व्हाट? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखो, ये याद रखना, पूरे हमारे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा इंसान था ना, वो ये था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद भी इसको प्रजा क्या बोलती थी? पागल राजा। ठीक है, पागल राजा बोलती थी। चलो, कहानी नहीं सुना रही, जल्दी जल्दी लेके जा रही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम के बाद बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब देखो, इसने क्या क्या किया था, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया इरिगेशन, डाक सेवा, सिटी वगैरह, इन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया था? टोकन करेंसी, जो प्रॉपर करेंसी पेपर नोट होता है ना, वो इसने स्टार्ट किया था। लेकिन इसने वो कहाँ से लिया था? मंगोलियन से लिया था। ठीक है, मंगोलिया से लिया था टोकन करेंसी, लेकिन नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि प्रॉपर तरीके से उसमें एक वैल्यू नहीं था। वही बोला ना, इसके पास आइडियाज बहुत थे, लेकिन इसको एक्सिक्यूट करना नहीं आता। बस इसके पास विजन था, इसके पास विजन तो था, लेकिन इसको एक्सिक्यूट करने का सही तरीका नहीं था, ये फेल हो जाता था। इसी वजह से इसके हरकतों से इसको पागल राजा घोषित कर दिया गया था प्रजा के द्वारा। इसने टोकन कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, और इसी के बाद ये एक बार शासन करने के लिए महाराष्ट्र के साइड में भी चलाया गया था, लेकिन लौट के आगे उसे कुछ नहीं हो पाया। कृष्णा नदी बीच में आ गई थी, और उन्होंने जो छोटे मोटे साम्राज्य थे ना, उन सब ने मिलकर विजय एम्पायर बना लिया था। तो सब लोग ने मिलकर अटैक एक साथ करने के बाद वो नहीं बच पाया। जितने भी सेना थे सारे मरने लगी, धूप, बारिश, कुछ भी इन्होंने, इनका आइडिया नहीं था, बस ऐसे निकल पड़े थे। उसके बाद वापस लौट के आए, वापस दिल्ली में। तो इनको लोग इनको कहते थे पागल है, वैसे ही लौट के आगे, कुछ नहीं हुआ, तो पागल राजा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। टोकन करेंसी किया, वो फेल हो गया। जो ये महाराष्ट्र गया था वो भी फेल हो गया। एक चीज सही किया इसने, क्या सही किया? एग्रीकल्चर इसी के पीरियड में स्टार्ट होता प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर। तो इसे नाम क्या दिया था? दीवानी आमिर कोली। दीवानी आमिर कोली नाम याद रखना क्या है? ये एग्रीकल्चर सिस्टम है। एग्रीकल्चर सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? जौनागन यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही स्टार्ट किया था। राइट, चलो, उसके बाद आता है इसका बेटा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है, इसके टाइम पे ही मोस्ट स्लेव याद रखना। अगर एक क्वेश्चन याद रखना, कहीं बार एग्जाम पूछ चुका है कि मोस्ट स्लेव कहाँ पे थे, स्लेव सबसे ज्यादा कहाँ पे थे। स्लेव डायनेस्टी मत करके आ जाना, स्लेव डायनेस्टी नहीं है, वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में ही मोस्ट स्लेव था इस टाइम पे ही। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, मोस्टली आर्मी, सबसे ज्यादा आर्मी कहाँ पे पाए गए थे? खिलजी के टाइम पे। ठीक, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अब यहाँ पे देखो, जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने अपने पापा के नाम पे एक था जौनपुर। ठीक है, जौनपुर कहाँ पे? सेराज ई हिंद बोलते हैं उसको। ठीक है, जौनपुर क्या है? दूसरा नाम, एक और चीज याद रखें, सेराज ई हिंद। सेराज ई हिंद है, नाम याद रखना, आएगा कैसे भी करके आ सकता है। उसके अलावा 3 चीज इसने स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवानी बनकर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लेव्स वगैरह रखते थे। दीवानी गैरत, दीवानी इलाज, हॉस्पिटल है। तो ये 3 चीज इसने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फिर से मंगोलियन ने अगेन अटैक कर दिया। मंगोलियन ने अटैक किया। किस मंगोलियन ने अटैक किया था? उसका नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, आगे पूछ सकते हैं। 1398 में तैमूर ने अटैक किया था, जो कि मंगोलियन है। ठीक है, उस टाइम पे राजा कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे जो किंग था वो था नरूर मोहम्मद शाह। नरूर मोहम्मद शाह उस टाइम पे किंग था। ये तो भाग गया था तुरंत, ये इतना डर गया था कि ये अपना सीट छोड़ के भाग गया। तो उस टाइम पे तैमूर ने अटैक करके लूटपाट पटा के बहुत ज्यादा लूट के गया था 1398 में। ओके, चलो, उसके बाद ये खत्म हो गया वैसे। उसके बाद आते हैं सैयद डायनेस्टी में। सैयद डायनेस्टी में आए। सैयद डायनेस्टी में याद रखना, ये खिजर खान जो है, खिजर खान ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे नरूर मोहम्मद शाह के। तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जब पता चला कि इनके साइड से कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई लेटर नहीं आ रहा, क्या हो गया, जब आके देखने आए था कि सब कुछ यहाँ वहाँ फैला हुआ है, सब यहाँ पता नहीं क्या अटैक हुआ, क्या नहीं हुआ, उनको समझ नहीं आ रहा। वो वापस चले गए। फिर 2 साल तक वेट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर वापस लौट गए। जब सीट खाली है, दिल्ली जैसे जगह पे पूरे इंडिया को कब्जा कर सकते हैं, तो ये सीट में आके बैठ गया। कौन? खिजर खान। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंड किसने किया है? किसने फाउंड किया? खिजर खान ने। ध्यान रखना चीजें। उसके बाद याद रखना, इन्होंने कोई टाइटल नहीं लिया था। ठीक है, ये पता नहीं पूरी दिल्ली सल्तनत में, याद रखना, इसने कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। ये 2 वजह हो सकता है गाइस। हो सकता है
ये बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हो नेहरू मोहम्मद शाह का, या तो ये डर गया हो, इसे पता ही नहीं नेहरू मोहम्मद शाह कहाँ पे अगर वापस आ गया इसको तो मार डालेगा, तो सोच रहा होगा ठीक है मैं ऐसी यहाँ पे राज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसने कोई टाइटल एक्सेप्ट किया ही नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट आता है मुबारक शाह, इन्हीं का बेटा मुबारक शाह। मुबारक शाह एक जगह मुबारकबाद जो है कहाँ पे क्रिएट है, किसने क्रिएट किया था, मुबारक शाह ने क्रिएट किया था, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इन्हीं का बेटा आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या करता है, मोहम्मद शाह का एक इंपॉर्टेंट चीज है, मोहम्मद शाह क्या करते हैं, या जब ये सब हो रहा होता है ना, मतलब ये आता है मंगोलियन वगैरह अटैक करते हैं, उसके बाद जब ये आते हैं, बहुत लोग तो ऐसे करते हैं कि चलो ठीक है, जो साउथ के जगह है वो महाराष्ट्र के साइड जो है वो कहते हैं कि वो कहते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। जब यहाँ पे मंगोलियन अटैक करते हैं उसके बाद काफी सालों तक कोई नहीं होता, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं, और वहाँ पे उनका नाम क्या होता है उस टाइम पे, जगह का नाम मालवा। ठीक है, महाराष्ट्र का उस टाइम पे क्या नाम था, मालवा, उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। उनको हासिल करने के लिए ये मोहम्मद शाह जाता है लड़ने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखना, हासिल करने के लिए जाता है तो किसी एक का हेल्प लेता है, किससे लेता है, बेलोल लोदी से हेल्प लेता है। कहाँ पे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में हेल्प लेते हैं। तो बोलते हैं कि तुम आ जाओ, ऐसी बात है कि ये जो मालवा है इसमें अटैक करना होता है। ठीक है, हेल्प करता है और ये जीतता है। ओके, जब जीतता है इसको, इसे इंप्रेस होके एक टाइटल देता है, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खान ई खानम। ठीक है, खान ही खानम, नाम याद रखना। किसको टाइटल मिला था, बेलोल लोदी को टाइटल मिला था, किसने दिया था, मोहम्मद शाह ने टाइटल दिया था। क्लियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इसी का बेटा आ जाता है अलाउद्दीन शाह, ये आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये ज्यादा वर्थ इट नहीं होता, ये इतना अच्छा काम का नहीं होता, ये कुछ अच्छा शासन नहीं करता। इसी बीच में बेलोल लोदी का आना जाना लगा रहता है दिल्ली में, तो सोचता है कि यार ये अच्छा नहीं कर रहा, इसके पापा मर चुके, काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ, और इसके पापा तो मर गए, इससे फ्रेंडशिप थी, इससे थोड़ी ना मेरी फ्रेंडशिप, इसको आके मार देता है अलाउद्दीन को, उस अलाउद्दीन शाह को, और बेलोल लोदी आके बैठ जाता है दिल्ली में, और यहाँ से स्टार्ट होता है लोदी डायनेस्टी। तो यहाँ से स्टार्ट, तो जैसे मैंने पहले कहा था काफी जल्दी हो जाएगा, बहुत इजी है। तो यहाँ से क्या है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। लोदी डायनेस्टी किसने फाउंड किया था, इंपॉर्टेंट, बेलोल लोदी। ओके, इसने एक कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलोली कॉइन। ठीक है, बेलोली कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा नेक्स्ट शासन क्या है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या एस्टेब्लिश किया था, इंपॉर्टेंट चीज, आगरा एस्टेब्लिश किया था। हाँ, वही आगरा, जो अभी आगरा है वही एस्टेब्लिश किसने किया था, सिकंदर लोदी। उसने अपने वहां पे आगरा को इसने कैपिटल भी बना लिया था। ओके, और इसने टाइटल एक्सेप्ट किया था क्या, शाही। इसने सिकंदर लोदी ने एक टाइटल एक्सेप्ट किया था, शाही। और इसके अलावा इसको शहनाई जो होती है ना, उसे बजाने का बहुत शौक था, इसका फेवरेट था। इसके अलावा मेजरिंग भी इसने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे खिलजी ने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वैसे इसने भी इंट्रोड्यूस किया था सिकंदर लोदी ने। उसका नाम है गज ही सिकंदरी, नाम से पता लग रहा होगा, गज मतलब नापना, गज ही सिकंदरी। इसने मेजरमेंट भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद नेक्स्ट इसका इसी का बेटा आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान होता है, वो किसी को कोई उसे पसंद नहीं करता। इनफैक्ट उसके जितने भी मिनिस्टर्स नोबल मैन है उनसे भी नफरत करता था, उन्हीं को मार देता था। और याद रखना, इनमें ही सबसे ज्यादा, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो ग्राउंड टू अर्थ था ना, वो कौन था, वो बेलोल लोदी था। ठीक है, वो मिनिस्टर के सामने वो सीट पे बैठता नहीं था, वो नीचे ही बैठता था उन्हीं के साथ, ताकि उनको कभी ऐसे बुरा फील ना हो, उनको ऐसे फील ना हो। इसलिए बिल्कुल ग्राउंड पर्सन जो था, ग्राउंड जो था वो कौन था, बेलोल लोदी था। और उसी का ऑपोजिट जो बहुत ज्यादा बेकार इंसान था, अपने ही नोबल को मार देता है। जैसे बोलता था ठीक है ये मेरा राय है, तुम बताओ, और वो बोलते कि हमारी ये राय है, अगर सिमिलर हो तो ठीक है बैठ जाओ, अगर सिमिलर नहीं है कुछ और है तो उनको मार देता था। इस ऐसे चलता था इब्राहिम लोदी। तो इन्होंने ऐसे प्लान करके, उसके बाद ये इस वजह से, कुछ रीजन की वजह से बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में। उसके बाद क्या हुआ, खत्म हो गया पूरा दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था, पूरे दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था, हमारा इब्राहिम लोदी था, याद रखना। और इसके बाद आते हैं बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें वो हार जाता है बाबर से, 1926 में होता है। और उसके बाद से यहाँ पे क्या होने लग जाता है, मुगल शासन होने लग जाते हैं, यहाँ से मुगल स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है मेडिवल पीरियड, कंप्लीट एकदम कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे नेक्स्ट मेडिवल रहता है, उसके बाद मुगल जो होता है वो भी मेडिवल में आता है, लेकिन वो अब अलग टॉपिक हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे, और मैं भी काफी थक चुकी हूँ। तो ये थोड़ा सा हम ब्रेक देते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अभी हमने पूरा मेडिवल कंप्लीट कर लिया, सिर्फ मुगल को छोड़ के।
अगर अभी तक आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड से भी प्लीज गाइस सब्सक्राइब कराओ। और 30 डेज का चल रहा है, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो जो इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में अभी CHSL भी आ रहा है, उसमें भी काम आ जाएगा, जो जिसका भी CHSL का भी एग्जाम है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।